नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। हम औरतें घर और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाती अपना अस्तित्व ही नहीं समझ पाती हैं। नीलम ने तो अपने अस्तित्व को जिंदगी भर दबा कर रख दिया था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। नीलम को अपने आने की खबर तो कर देती, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें सरप्राइज देने के चक्कर में खुद सरप्राइज्ड हो जाओ। कविता का पति उसे समझाते हुए बोला, नहीं आने वाली, देखना चाहती हूँ। अच्छा, अब मैं चलूँ? आप भी वहाँ पहुँचकर मुझे खबर कर देना और अपना ध्यान रखना। कविता अपना बैग लेकर बाहर निकलते हुए बोली। कविता का पति 2 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर जा रहा था और उनके दोनों ही बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वैसे तो उनकी छोटी बहन उसके ही शहर में रहती थी, लेकिन मिलना जुलना कम ही हो पाता था। एक तो घर गृहस्थी का चक्कर, दूसरा नीलम के पति और सास को उसके मायके वालों का वहां आना कम ही पसंद था। 2-3 दिनों पहले जब कविता की नीलम से बात हुई, तब नीलम की आवाज़ से लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। कविता ने मिलने आने के लिए कहा तो नीलम हंसते हुए बोली, अरे दीदी घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। हल्का फुल्का बुखार है, दवा ले ली हूँ, शाम तक सही हो जाऊंगी। कल ही उसके पति ने ऑफिस टूर के बारे में बताया तो उसने नीलम से मिलने का प्रोग्राम बनाया। पता था कि उसके पति व सास को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नीलम की खुशी के लिए वह उनकी बेरुखी सह लेगी। वैसे भी इस बार दिवाली पर भी वहां उससे मिलना हुआ था। उसने दोपहर तक नीलम का इंतजार किया, लेकिन वह देर शाम तक ही उसके घर पहुंची। तब तक वह वापस आ गई थी। कैब में बैठे बैठे कविता अतीत के गलियारों में पहुंच गई। दोनों बहनों में 2 साल का ही अंतर था। बहनें कम, सहेलियां ज्यादा थी। वे दोनों पढ़ने लिखने में दोनों ही बहुत होशियार थी, लेकिन नीलम को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाई का भी बड़ा शौक था। जहां उसकी शादी एक प्राइवेट बैंक मैनेजर से हुई, वही नीलम की शादी दीपक से हुई, जो सरकारी विभाग में एक टीचर के पद पर कार्यरत था। दोनों ही बहनों को घर बार अच्छा मिला। माँ पिताजी तो यह सोचकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिक न सकी। नीलम का परिवार संयुक्त था, जिसमें सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर और एक ननद थी। जेठ जेठानी तो उसकी शादी के थोड़े दिनों बाद ही अलग हो गए। सारे परिवार के काम की जिम्मेदारी अब नीलम पर आ गई थी। इतना काम करने पर भी उसके पति, सास व ननद का व्यवहार उसके साथ अच्छा न था। उसके साथ छोटी छोटी बातों पर कलेश करती। वहीं पति भी लड़ने झगड़ने, गाली गलौज और यहाँ तक कि हाथ उठाने में भी गुरेज न करता। खुशी शुरू के 1-1.5 साल तो नीलम ने ससुराल की बातों पर पर्दा डाला रखा। इस बीच वह एक बेटी की मां बन गई थी। वह तो अभी भी न बताती, लेकिन अब उसके पति व सास ने अति कर दी थी। नीलम के पिताजी भाई को जब यह बात पता चली तो वे वहां गए और इस बारे में बात की। तब उसके ससुर ने बीच बचाव करते हुए हाथ जोड़कर समझौता करने के लिए कहा और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बेटी की जिंदगी का सवाल था। शादीशुदा बेटी को घर पर बैठाना इतना आसान कहाँ, और वह भी एक बच्चे की माँ। इसी बीच 1-1.5 साल और निकल गया और नीलम की गोद में एक बेटी और आ गई। दूसरी बेटी होने के बाद सास व पति ने फिर से अपना वही रूप धर लिया। नीलम अपनी बेटियों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कितनी ही बार पिताजी ने इस रिश्ते को तोड़ उसे वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह अपनी बेटियों के बारे में सोचकर आने से मना कर देती।
दिन बीतते रहे, उसकी ननद व देवर की भी शादी हो गई और नीलम ने एक बेटे को जन्म दिया। सबने यही सोचा कि पोता व छोटी बहू आने से उसकी सास नीलम के प्रति नरम हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका सब से बड़ा कारण नीलम का पति था। उसे परिवार में अपने भाई बहन सबकी फिक्र थी, केवल अपनी पत्नी को छोड़कर। जब पति ही साथ न दे तो दूसरों से क्या उम्मीद। कविता को आज भी याद है, जब गर्मी की छुट्टियों में वह मायके आई हुई थी तो एक दिन नीलम की ससुराल से किसी का फोन आया। सुनकर पिताजी व उसका भाई दौड़े गए। जाकर देखा तो उसके पति ने नीलम को इतनी बेरहमी से पेटा हुआ था कि वह लहूलुहान थी। उस पर भी उसकी सास अपने बेटे का पक्ष लेते हुए नीलम में ही कमियां निकाल रही थी। अब शायद नीलम की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। वह भी इस बार बच्चों को छोड़कर मायके आ गई, लेकिन अभी उसे आए 2 दिन ही न हुए थे कि उसने वापस अपने बच्चों के पास जाने के लिए रट लगा दी थी। सबने उसे कितना समझाया कि कुछ दिन यहीं रहो, तभी तुम्हारे ससुराल वालों को अक्ल आएगी। करने दो उन्हें घर का काम और अकेले पालने दो बच्चों को। तुम माँ तो वह भी उन का बाप है, पता तो चले कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं और काम कैसे होता है। लेकिन नीलम ने किसी की न सुनी। उसे बस अपने बच्चों की फिक्र थी और उनकी फिक्र में उसने खाना भी छोड़ दिया। बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उनके पास ही जाना है। इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती है। दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाज़ा नीलम की बड़ी बेटी ने खोला। उसे यूं अचानक सामने देख नीलम की बड़ी बेटी के साथ साथ छोटी बेटी जो सामने ही सोफे पर बैठी थी एकदम से सकपका गई और फिर संभलते हुए उसे नमस्ते कर अंदर ले गई। कविता को उनका व्यवहार कुछ अजीब लगा। अपनी बड़ी बहन को सामने देख नीलम की भी एक बार तो हैरान रह गई, फिर खुश होते हुए बोली, कविता तू, अरे तू तो खबर भी नहीं दी आने की। कहते हुए वह उसके गले लग गई। खबर तो परायों को करते हैं, मैं तो अपनी हूँ, और ऐसे अचानक न आती तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख पाती। कविता ने ध्यान से देखा। नीलम का चेहरा उतरा हुआ था। इतनी सी उम्र में वह उम्रदराज लग रही थी। उसकी दोनों बेटियां अब 15-17 साल की हो चुकी थी। वे दोनों उसके लिए चाय नाश्ता ले आए। चाय पीते हुए अचानक से नीलम के सिर पर ढका हुआ दुपट्टा फिसल गया। नीलम जल्दी से अपने सिर पर दुपट्टा ढकने लगी। तभी कविता की नज़र उसके सिर पर बंधी पट्टी पर गई तो वह चौंकते हुए बोली, नीलम, यह तेरे सिर पर चोट कैसे? कुछ नहीं दीदी, फिसल गई थी। ऐसे कैसे फिसल गई कि सिर के ऊपर चोट आई? अपनी बहन से छिपा रही है? सच सच बता, क्या बात है? कहीं इसलिए ही तो तू मुझे आने के लिए मना नहीं कर रही थी क्या दीपक ने? कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा। नीलम अब चुप न रह सकी। उसने ही आंखों में ठहरा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला और उसने रोते हुए बताया, कल मेरी सास आई थी और छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाकर रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख ये गुस्से से इतने पागल हो गए कि मेरी बात सुने बगैर मोहन का बैट उठा कर मेरे ऊपर चढ़ गए। यह सुनकर कविता के होश उड़ गए। कोई इतना भी राक्षस हो सकता है क्या? कविता ने जब नीलम की बेटियों से कहा, अब तो कुछ तुम बड़ी हो गई हो, अपने पापा व दादी को क्यों नहीं रोकती और समझाती? अच्छा लगता है क्या कि वे तुम्हारी माँ पर हाथ उठाएं?
तो वे दोनों समझने के बजाय नाराज होती हुई बोली, मौसी जी आप मम्मी को क्यों नहीं समझाती? सारी गलती मम्मी की है। क्यों दादी के मुंह लगती हैं? पापा सारा दिन ऑफिस में कितना काम करते हैं, थक हार कर घर आए और फिर यह सब सुनने को मिले तो किसे गुस्सा नहीं आएगा? अरे मम्मी चुपचाप अपनी गलती मान बात क्यों नहीं खत्म करती? सच कहूँ मम्मी अब बहुत बहस करती हैं तो किसे गुस्सा नहीं आएगा? गलती न होते हुए भी अपनी गलती मान लें। तुम्हारी माँ कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो मौसी जी हम मम्मी जैसी बेवकूफ़ नहीं, हमें पता है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। हम सब संभाल लेंगे। उन दोनों लड़कियों की बात सुन कविता अवाक रह गई। जिन बेटियों को कभी उसकी दादी व बाप ने गोद में नहीं लिया, वे दोनों आज उन्हीं का पक्ष ले रही थी। और जिस माँ ने उन बेटियों की खातिर इतना जुल्म बर्दाश्त करते हुए अपनी पूरी जिंदगी स्वाहा कर दी, उसके प्रति उन्हें तनिक भी सहानुभूत नहीं, उल्टा वे तो उन्हें ही कसूरवार ठहरा बेवकूफ़ बता रही थी। बेटियां तो माँ की होती हैं, उसका हम साया, लेकिन जिसका हमसाया ही साथ छोड़ जाए तो वह क्या करे? कविता ने नीलम की तरफ देखा, मानो पूछना चाह रही हो कि आखिर क्या मिला तुम्हें? जिन बच्चों की खातिर तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वे ही तुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। माँ पिताजी की बात मान लेती तो शायद तेरी सारे प्रश्न कविता के भीतर ही घुट कर रह गए। वह कुछ भी कह कर नीलम की पीड़ा बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कविता की आंखों में सभी प्रश्न पढ़ लिए थे और उसका एक ही जवाब था कि वह माँ है। औलाद बुरी हो सकती है, माँ नहीं। मैंने अपना फर्ज निस्वार्थ भाव से निभाया, आगे उनकी मर्जी। कविता बोली, हाँ नीलम, मैं यही तो कह रही हूँ कि तुमने माँ और पत्नी बनकर अब तक अपने सारे फर्ज निभाए। इनकी खातिर तुमने अपने आत्मसम्मान को भी जीते जी मार दिया। अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। अपनी ही क्यों, अपने पापा की भी, जिनके प्रति उनके मन में इतना सम्मान और सहानुभूति है। तेरी परवाह तो पहले भी इस घर में किसी को नहीं थी। सोचा था बच्चे तो तेरी कद्र करेंगे, लेकिन कहते हुए कविता रुक गई। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, और वैसे भी इस उम्र में कहाँ जाऊंगी मैं? कौन मुझे सहारा देगा? अब तो यही मेरा घर है। इतना कह गई और कट जाएगी। कैसी बात कर रही है तू? इतनी लाचार कैसे हो सकती है तू? तुझे सहारे की जरूरत कब से पड़ने लगी? तू इस घर की नींव है और तेरे सहारे पर ही यह घर टिकता है। इस घर में सबको पता है, लेकिन तेरा पति पुरुष दंग में यह बात स्वीकार नहीं करता, और बच्चे अपने स्वार्थ बस उन्हें लगता है माँ तो कुछ करती ही नहीं, उनकी ज़रूरतों तो उनके पापा ही पूरी करते हैं। यह सही भी हो तो है कविता, मैं कौन सा कहीं कमाने जा रही हूँ? नीलम, हम औरतें यही तो सबसे बड़ी कमी है कि हम खुद ही अपने आप को कमतर आंकती हैं। अपना पूरा जीवन बच्चों की परवरिश और घर को संभालने में निकाल देती हैं, लेकिन परिवार की नज़रों में यह कोई काम नहीं है। यह तो हमारा कर्तव्य है। उन्हें यह काम नहीं लगते तो क्यों न यह न लगने वाले काम कुछ दिन इनको सौंप दिए जाएं। पता तो चले घर का काम कैसे होता है। दाल रोटी बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन बच्चे ये सब कैसे करेंगे? और ये कहीं घर से निकाल दिया तो मैं तो कमाती भी नहीं। नीलम, यह घर जितना तेरे पति का है उतना तेरा भी।
कोई तुझे घर से नहीं निकाल सकता। बच्चों की फिक्र कुछ दिन के लिए छोड़ दे। और कमाती कैसे नहीं? अरे तेरे हाथ में तो इतना हुनर है, भूल गई क्या? तेरी सिलाई बुनाई की मोहल्ले वाले कितनी प्रशंसा करते थे। तुझे कपड़े सिलने के लिए दुगने पैसे देने के लिए तैयार थे। नीलम, जितना तू दबेगी उतना ही तुझे सब दबाएंगे। और अब तो देख, तेरी चुप्पी का फायदा उठाकर बच्चे भी तुझे से जबान लड़ाने लगे हैं। यो मर मर कर कब तक जिएगी? अपने लिए तुझे पहले खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी, तभी कोई दूसरा तेरा साथ देगा। याद है जब हम पढ़ते थे तो टीचर जी हमें क्या सबक सिखाया था कि एक बार अपने डर पर काबू पा लोगी तो फिर तुम्हें कोई नहीं डरा पाएगा। चीखने चिल्लाने वाले डरपोक होता है। एक बार उसका विरोध करके तो देखो। कविता की बातें सुन नीलम कुछ नहीं बोली। कविता की बातों ने उनके अंदर एक अंतर्द्वंद उत्पन्न कर दिया। कविता के साथ वह हंस बोल रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर आत्ममंथन भी कर रही थी। नीलम तो जाने से पहले उसके पति से मिलकर इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन नीलम ने उसे सब बुझा कर भेज दिया। उसे समझा आ गया था कि अपनी लड़ाई उसे खुद ही लड़नी है। उस दिन के बाद उसने घर की कुछ जिम्मेदारियां बच्चों पर डालनी शुरू कर दी। शुरू में तो बच्चों ने इसका विरोध किया और पति वह तो उसी तरह की गाली गलौज व मारपीट पर उतर आया। लेकिन पहले जहां नीलम झगड़ा शुरू होने से पहले ही घर की शांति के लिए अपनी हार मान लेती थी, इस बार उसने पुरजोर विरोध किया। इसकी उसके पति को उपेक्षा न थी। बच्चे भी हतप्रभ थे। नीलम की आंखों में विरोध देख उसका पति चीखना चिल्लाना अपने कमरे में चला गया। शुरू में तो सबको यही लगता कि नीलम 1-2 दिन में ही फिर से घर का काम संभाल लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बरसों से नीलम ने जिस घर को बड़े जतन से संजो कर रखा था और जिस काम को किसी को कभी कद्र न थी, आज उस बिखरते से घर को देख सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पति ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था। बच्चों ने पासा पलटते देख नीलम की खुशामद करनी शुरू कर दी, लेकिन नीलम तो अब माँ से मैं तक के सफ़र पर चल पड़ी थी। हाँ, उसने पूरी तरह घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन अब उसने घर परिवार की खातिर अपनी खुशियों का गला घोटना छोड़ दिया था। मेरी जीवन की सबसे दिलचस्प कहानी। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों और संबंधियों से शेयर करें। साथ ही आप हमें एक कमेंट देकर अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इस स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।